नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बीजेपी की लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में क्या आजकल इतनी घबराहट है, इतनी नर्वसनेस है कि इलेक्शन फेस करने में भी अब लीडरशिप 10 बार सोच रही है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की अगर आप ताज़ा खबर देखें कि जो देश पिछले कई महीनों से ये जो 4 राज्य हैं इनके चुनाव का इंतजार कर रहा था, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 4 राज्यों में चुनाव होने थे। सारी पार्टियां तैयारियां कर रही थीं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्यों की जगह सिर्फ 2 राज्यों में इलेक्शन डिक्लेयर किए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। यानी महाराष्ट्र को टाल दिया गया, झारखंड को टाल दिया गया। और ये बात साधारण बात नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा के पिछली बार 7 चुनाव हुए थे। ये मामला जो दिख रहा है उतना नहीं है। हकीकत में इसके पीछे की कहानी कुछ और है जो आपको मैं बताऊंगा। अब दोस्तों, असली खबर पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन एक चौंकाने वाली बात और देखिए, नोट करिए कि करनी और कथनी में मोदी जी का कितना फ़र्क है। अब मोदी जी का पिछले बार नारा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी पूरे देश भर में जितने राज्य हैं एक साथ चुनाव होगा। और मोदी जी और शाह साहब ने उसमें एक भारी भरकम कमेटी बना दी। उसमें शाह साहब खुद थे, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी थे, और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी राष्ट्रपति को। यानी देश इंतजार कर रहा था कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सारे राज्य छोड़ दीजिए, ये जो 4 राज्य हैं इसमें भी एक साथ चुनाव कराने को सरकार तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर ये जो फैसला है इसके पीछे खेल है, और ये फैसला यूं ही नहीं हुआ है। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि पहले बीजेपी भी महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी कर रही थी, हरियाणा के चुनाव की भी तैयारी कर रही थी, झारखंड में भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हो रही थी, और जम्मू कश्मीर जहां इलेक्शन होना है तैयारी वहां पर भी थी। लेकिन जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, बीजेपी की जो सीक्रेट रिपोर्ट जो अमित शाह के टेबल पर आती है, मोदी जी जो सिर्फ पढ़ते हैं, वो जो इंटरनल रिपोर्ट्स थी, सर्वे रिपोर्ट्स थी, ऐसा लोग कहते हैं, इनसाइडर्स कहते हैं कि वो रिपोर्ट्स ये बार बार वार्निंग दे रही थी कि बीजेपी की हालत, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, हालत पतली है। और तीनों राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के आसार बहुत कम थे। आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा कि रीजंस क्या हैं महाराष्ट्र में और हरियाणा में। लेकिन सच्चाई ये है कि तीनों राज्यों में बीजेपी एक बहुत कमज़ोर ज़मीन पर खड़ी थी। इसलिए 2 राज्य में पहले चुनाव होगा, 2 राज्य में बाद में चुनाव होगा। इसकी वजह यह है, जो मुझे लोगों ने बताया, कि अगर एक साथ चुनाव होते तो मोदी जी के जो चाणक्य हैं उनके लिए मैनेज करना मुश्किल होता, एक साथ 4 राज्य। लेकिन एक एक कर किस्तों में मैनेज करना आसान है। मैनेज करने के बहुत से मतलब हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, ये सवाल जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि साहब, पिछली बार तो आपने महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ करा दिया था, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर एक साथ करा रहे हो और महाराष्ट्र आप बाद में कराएंगे? ऐसा क्या है? अब इलेक्शन कमिश्नर तो साहब इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि साहब, इस बार दरअसल महाराष्ट्र में बरसात थी तो कुछ काम देर से हुआ, और भी कई फैक्टर थे। वहाँ पर गणेश फेस्टिवल है, उसके बाद पितृपक्ष है, फिर नवरात्र हैं, दशहरा है, दिवाली है, तो त्योहारों की वजह से थोड़ा सा हमको डिले करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली। अब दोस्तों, देश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जवाब देने का पूरा हक है और उनका जवाब सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़रूर जहन में आता है, और सवाल ये आता है कि पिछली बार क्या महाराष्ट्र में बरसात नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी पिछली बार? क्या पिछली बार महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल नहीं था, पितृपक्ष नहीं था, दशहरा नहीं था? इन्हीं दिनों चुनाव हुआ था, दिवाली नहीं थी तब। क्या तब उस वक्त
नवरात्र नहीं थे? क्या इसी बार नवरात्र है, इसी बार दिवाली है और इसी बार बरसात हुई है? पहले नहीं हुई थी क्या जो चुनाव टाले जा रहे हैं? दोस्तों मुझे लगता है सीधे पॉइंट पर आना चाहिए, मुद्दे पर आना चाहिए, असली सवाल पर आना चाहिए। और असली सवाल सिर्फ एक ही है, वन बिग क्वेश्चन, कि क्या आज की तारीख में और ख़ासकर 4 जून के बाद बीजेपी की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनावी जो स्थिति है, कमज़ोर होती जा रही है? क्या मोदी जी में अब वो मैजिक नहीं रहा वोट कैप्चर करने का? क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अब चुनाव जीतना एक हिमालय जैसी चुनौती है? और क्या ये जो चारों राज्य हैं इसमें जीतने के आसार बहुत कम है? जो चारों राज्य हैं जीतने के आसार कम है, इसीलिए इनको डिवाइड कर दिया गया, 2 पहले 2 बाद में, ऐसा किया गया। और सबसे बड़ा सवाल जो इसी सवाल से निकलता है कि अगर बीजेपी की स्थिति कमजोर होती जा रही, खासकर 4 जून के बाद, तो ये जो बैसाखी वाली सरकार है ये कितने दिन अभी और चलेगी? और मुझे लगता है इतना बड़ा जो सवाल है इसकी तह में जाना बहुत ज़रूरी है। आज खास मेहमान है, 3 मेहमान हैं आज। कोशिश करूँगा इसमें जाने की कि अगर ये राज्य हाथ से निकलते हैं जिस तरह की आशंकाएं हैं, तो फिर आगे मोदी जी के लिए क्या बैसाखियाँ निकल सकती? हमारे साथ जावेद अंसारी होंगे और तकरीबन 40-45 वर्षों का एक्सपीरियंस है इलेक्शन कवर करने का, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में रहे देश के, वो हमारे साथ होंगे। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, 1988 से संसद कवर कर रहे हैं। और क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हरियाणा पर आकर रुक जा रहा है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है, तो हरियाणा के बीचों बीच हिसार से हमारे साथ ग्राउंड ज़ीरो से सिंधु साहब हैं। सिंधु साहब को भी सुनिएगा, आज काफ़ी कुछ विस्फोटक खुलासा करने जा रहे हैं वो। तो 3 खास मेहमान हैं, 3 एक्सपर्ट्स हैं, बहुत मंझे हुए हैं, इनको सुनिए और आप मुझे लगता है कि खुद फैसला करिए व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है? मेरा पहला सवाल लखेड़ा साहब से। जी, लखेड़ा साहब, सुन रहे थे कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हरियाणा के साथ होगा। जब चुनाव की घोषणा होगी तो चारों राज्यों की होगी, जम्मू कश्मीर भी होगा, हरियाणा भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा और झारखंड भी होगा। अब मैं देख रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। क्या मोदी जी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं वो 4 इलेक्शन नहीं करा पर एक साथ? क्या है कारण, क्या है सर? एक एक कर निपटाएंगे, एक एक करके मैनेज होगा? देखो, हार का जो डर होता है, पराजय का जो डर होता है, और ऐसे मौके पर जबकि आपकी बुरी पराजय लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हुई है और इनके अपने सर्वे बता रहे हैं कि बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। मतलब ये है कि इनको 30-40 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में इन्होंने ये तय किया है कि जैसे इंस्टॉलमेंट में ना, जैसे लोकसभा चुनाव में जहां इनको अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग है, ये कमजोर है, तो वहां 8-8 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। बंगाल में, बिहार में, यूपी में, ऐसे ऐसे स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टेट वहां भी 4-4 फेजेस में, 5-5 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो डर है वो हार का डर है, और महाराष्ट्र हारने का मतलब है कि कमर टूटना पॉलिटिकली। संसद में जो पराजय हुई है, डबल डिजिट नहीं गए लोकसभा में, और उस आधार पर इनको ये पता लग गया है कि यहाँ हारने वाले हैं। इसलिए जहां हारने वाले हैं उसको अलग कर दो, किसी ना किसी बहाना तो रेडी होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, रेडी बहाने हैं। बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, त्योहार हो रहे हैं, त्योहारों को तो ये देश ही है, ये जो देश है, ये मुल्क है, तो इसमें तो त्योहार के अलावा क्या होता है? त्योहार ही होता है। तो आपने यूपी में इलेक्शन तो नहीं पोस्टपोन किए ना? जावेद साहब, आपने तो बरसों बरस इलेक्शन में ही गुजार दिए अपने पत्रकारिता के दिन। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि पहले कहा था कि साहब हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड एक साथ करा देंगे, और पिछली बार हरियाणा महाराष्ट्र एक साथ हुआ था, तो भी दिवाली थी, तो भी दशहरा था, तो भी नवरात्र थे। अब तो कहा जा रहा है साहब त्योहार की वजह से हम महाराष्ट्र में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। क्या हरियाणा में दिवाली नहीं मनाई जाती है? क्या हरियाणा में दशहरा नहीं मनाया जाता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं दिवाली और दशहरे और इलेक्शन कमीशन के बहाने पर सफाई पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अंदर की कहानी क्या है? मोदी और शाह महाराष्ट्र को अलग से क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है
महाराष्ट्र को इसलिए ये अलग से लड़ना चाहते हैं क्योंकि ये अपने सारे रिसोर्सेज, सारी मैन पावर, ये जो एक बड़ा बीजेपी में कैंपेनिंग का नया टर्म है, ये बड़ा मिलिटरिस्टिक टर्म्स हमेशा यूज करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग। तो हम कारपेट बॉम्बिंग, हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, सारे अंत तंत्र सब वहां लगा देंगे, जितने नेता हैं सब एक एक जिले में जाएंगे। लेकिन आप कुछ भी कर लो, जब जनता मन बना लेती है तो फिर ये सब कुछ चलता नहीं। करने जब जनता मन बना लेती है, और जनता ने दिखा दिया है कि उनका रुख किधर है, लोकसभा इलेक्शन में ये जग जाहिर है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, लेकिन ये अजीबोगरीब है। कहीं तो वादा था चिरागा हर घर के लिए, अब चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये वही वाला हाल है। वन नेशन वन पोल, 4 आप स्टेट्स का इलेक्शन तो करा नहीं पाए एक साथ, अब वन नेशन वन पोल करेंगे। तो एम्बिशन और एबिलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क, ये नहीं हो सकता। बड़ी बात। ये बहुत चतुर अपने को जो समझते हैं ना, हमारे यहाँ हम और आप जहाँ से आते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश से, हाँ, कि सबसे सियाना कौवा जो है वही गू खाता है जी। तो ये मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं। लगता है कि ये चाहे कुछ भी कर लें, दांव पेच कर लें, लोगों ने अपना मन बना लिया है और अल्टीमेटली रिजल्ट वही होने वाला है। अल्टीमेटली रिजल्ट, आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ये एक सोची समझी एक तरह की बीजेपी की नीति है कि हम महाराष्ट्र को अलग लड़ेंगे, जावेद साहब कह रहे हैं। और अलग लड़ने से फायदा क्या है कि हाँ कि वो सारी ताकत झोंक सकते हैं। अगर एक साथ चुनाव होगा तो मैनेज करना मुश्किल है, अलग अलग चुनाव होगा, किस्तों में होगा तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक इन्होंने टिप्पणी और कही जावेद साहब ने, तजुर्बा भी है और काफी आप कह सकते हैं इलेक्शन भी इन्होंने पिछले 30-40 वर्षों में कवर किए, कोई इलेक्शन छोड़ा नहीं। इनकी एक बात और है कि चाहे कुछ कर लें, अगर जनता ने मन बना लिया, इफ द पीपल हैव मेड अप देयर माइंड्स, तब उस फैसले को बदलना बड़ा मुश्किल है। अब हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में तो साहब चुनाव होना ही होना है। सिंधु साहब, आप पिछले 6 महीने से कभी आप सोनीपत हैं, कभी आप पानीपत हैं, कभी आप अंबाला हैं। और मैं माफी चाहूंगा कि पिछले 2-3 महीने से आपको मैं बुला नहीं पाया, मैं भी इलेक्शन की डेट का इंतजार कर रहा था। आज तो डेट आ गई है। ये बताइए कि हरियाणा की स्थिति क्या है, एकदम साफ साफ बोलिएगा। अगर बीजेपी जीत रही है तो बोलिए जीत रही है, अगर कांग्रेस जीत रही है तो बोलिए कांग्रेस जीत रही है, साफ साफ बोलिए। लेकिन दीपक जी, हरियाणा में एक ट्रेलर 4 जून को सामने दिखाया गया था मतदाताओं के द्वारा लोकसभा चुनाव। अब उसकी ट्रेलर दिखा था, 4 अक्टूबर को पूरी हो जाएगी। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि 4 जून को हरियाणा ने एक ट्रेलर दिखाया था, वोटर ने, फिल्म अब रिलीज कर रहे हैं 4 अक्टूबर को। जी, पूरी हो जाएगी और उस दिन रिलीज हो जाएगी। उस दिन देख लीजिएगा हाउस। नहीं तो जरा बता तो दीजिए साहब, बता तो दीजिए फिल्म में है क्या, 4 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? अरे साहब, हरियाणा में जिस तरह से अभी लखेड़ा साहब ने बताया कि जो बेरोजगारी है, युवा वर्ग, जिस युवा ने 2014 में इनको वोट दिया था, आज वो ढूंढ रहा है कि मैं कहां जाऊं, किस गली में खड़ा हूं, कहां से 2 पैसे बनाऊं, अपने जीवन को चलाऊं। लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। किसान बार बार इनसे गुहार लगाता रहा कि हमें एमएसपी मिल जाए, हमें अपने फसलों के पूरे दाम मिल जाए। अभी तक उस पर नहीं हुआ, डंडे मिलते हैं जी। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो हरियाणा के सरकारी डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। उसके बाद एकदम से नर्सिस ने हड़ताल की है। उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों वो पिछले 10 साल से अटकी हुई है, जिनपे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दे दिया था, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। इस तरह से अगर फेहरिस्त देखी जाए तो बहुत लंबी है, और जिसकी वजह से बहुत भयंकर रूप से पूरा हरियाणा प्रदेश, सारे प्रदेश में घूमते हुए मुझे पिछले 6 महीने हो गए हैं, और उसमें गांव-गांव, गली-गली मैंने बहुत से लोगों से मिला, बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह है। दीपक जी, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में जिस दिन किसान, दलित, महिलाएं, जाट, जिस दिन ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन चाहे ब्रह्मा भी आ जाए, रोक नहीं सकता। ओहो ओहो ओहो, बड़ी बड़ी बातें सिंधु साहब, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज आप। लखेड़ा साहब, ये सिंधु साहब कह रहे हैं, और सिंधु साहब क्योंकि लगातार ये
एक ऑटो पायलट मोड में होते हैं, एक जगह रुकते नहीं। और मैं दाद देता हूं इनके नेटवर्क की, और इतने बरस भी हो गए इनको रिपोर्टिंग करते हुए, कि लगातार घूमते रहते हैं। इनका ये कहना है कि दलित, हरियाणा का दलित एक साथ है, एक मंच पे है, जाट और किसान एक मंच पे है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जाट और किसान के अलावा जो युवा है, द यूथ साथ में है, बेरोजगारी की बात हो रही, डॉक्टर, नर्स और तमाम सरकारी कर्मचारी और संघ वो भी साथ में। ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जिस तरह से एक मंच पर आ रहे हैं, अगर ये एक मंच पर आ जाएं तो फिर ब्रह्मा भी उतर आए तो बीजेपी को नहीं जिता सकती। ये इनका कहना। इस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। देखो, मैं ये बताता हूं कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, गुटबाजी तो हरियाणा में हमेशा होती है कांग्रेसियों में। और अगर कांग्रेसी इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही कार में चुनाव प्रचार अगर कांग्रेसी हरियाणा में शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको कोई हरा नहीं सकता। और जिस दिन वो अलग अलग कारों में घूमते हैं तो कांग्रेस हारती है। मैं ये मानता हूं कि ये अब कांग्रेस को जनता, हरियाणा की जनता जिता रही है, भारी बहुमत से जिता रही है। और अब कांग्रेस के जितने गुट हैं, मेरे को कोई बता रहा था कि 6-7 तो गुट हैं जबरदस्त हरियाणा कांग्रेस में, जितने लीडर हैं उनके अपने अपने गुट हैं। अगर ये सारे एक मंच पर आ गए और इन्होंने जनता को भरोसा दिला दिया, तो 20-25 सीटों से ऊपर बीजेपी जाने का कोई चांस लग नहीं रहा है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। वो जनता तो लोकसभा में भी इंतजार कर रही थी। एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं आदित्य ठाकरे ने अभी बयान दिया है कुछ ही समय पहले। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव टाला है। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में चुनाव को टाल दिया है। ये क्या वजह है? क्या वजह है कि मोदी जी और शाह साहब महाराष्ट्र को लेकर इतना डर क्यों है? आदित्य ठाकरे ने जो बोला है वो कोई मिस्ट्री नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने की, नौकरी पे रखने की, जॉब पर रखने का पूरा अधिकार मोदी जी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो जो इशारा मिलेगा, जो डायरेक्शन मिलेगा, इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। कोई इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन के टाइम का इलेक्शन कमीशन तो है नहीं। चलिए, ठीक ठीक एकदम सही आपने बात की कि जहां पर मोदी जी ने एक कमेटी बनाई थी, पूर्व राष्ट्रपति, उसमें कोविंद साहब थे, उसमें अमित शाह थे, कई लोग थे उसमें, वन नेशन वन इलेक्शन। तो कहाँ तो एक बात की जा रही थी कि सारे देश में चुनाव एक साथ कराएं, और कहाँ 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे। ये स्थिति है। मैं जब सब आप इतने बरसों से कांग्रेस देखते रहे हैं, कांग्रेस की अंदर की खबरें आपको पास पता होती हैं। मैं जानना चाह रहा था कि एक सवाल हरियाणा में उठ रहा है, और लोग कह रहे हैं कि अगर हरियाणा में जो कांग्रेस के गुट हैं, यानी एक हुड्डा है, दूसरी तरफ सुरजेवाला है, तीसरी तरफ शैलजा है, अगर ये इकट्ठे लड़े तो फिर कोई ताकत हरा नहीं सकती कांग्रेस को। क्या आपको लगता है कि हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा जो एक बड़ी नेता है, दलितों की बड़ी नेता है, और सुरजेवाला जो 10 जनपद के बहुत करीब है, सभी पावरफुल हैं अपनी अपनी वजह से, क्या ये तीनों एक साथ आ सकते हैं? और क्या राहुल गांधी अगर इंटरफियर करेंगे तो इस वक्त में, इस नाजुक मौके पे ये तीनों एक हो सकते हैं? देखिए, अगर नहीं एक होंगे तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इनके पास चारा क्या है? इनके पास चारा क्या है? अकेले अकेले तो लड़ नहीं सकते। तो और ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स के लिए एक चुनौती है। आखिरकार लोकसभा इलेक्शन जो चंद महीने पहले हुए थे उसमें साथ आ गए थे ना, ये इस हद तक तो साथ आ ही गए थे कि लड़े थे। इलेक्शन के दौरान कोई ज्यादा मारकाट नहीं हुई थी आपस में। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि अब इनको या फिर इतनी अंडरस्टैंडिंग इतने में हो जाएगी राहुल गांधी की और खड़गे साहब के इंटरवेंशन से कि साथ की चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो जी। तो नतीजा क्या होगा ये सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि आज राहुल गांधी जो पूरी कांग्रेस के एक बाइंडिंग फोर्स हैं, बहुत ज्यादा उनका कद बढ़ा है राहुल गांधी का पिछले कुछ महीनों में, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की बात मानेंगे हुड्डा, शैलजा
और सुरजेवाला, क्या उन्हें बात माननी पड़ेगी? क्या राहुल गांधी में इतनी ताकत है कि वो जो बोलेंगे उनकी लीडरशिप में इन लोगों को ऐसा करना पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी, आज के राहुल गांधी और 6 महीने और साल भर के पहले के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कामयाबी जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जून 4 को जो कांग्रेस को कामयाबी मिली, इंडिया अलायंस को, उसमें बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का था। और ये जो नेतागण होते हैं वो सब ये जमीनी हकीकत से अवगत रहते हैं, वो हम जमीनी हकीकत को मानते हैं, मुंह मोड़ सकते हैं भाई। वहाँ एडजस्टमेंट की क्या ये है? मुझे नहीं लगता कि रणदीप सुरजेवाला या शैलजा जी इस उसमें है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो ये जरूर चाहती कि उनकी इज्जत हो, उनका सम्मान हो, कुछ उनके लोगों का भी एडजस्टमेंट हो। वो राहुल जी और खड़गे जी की जिम्मेदारी है, वो उतना करेंगे। 10 नहीं तो 4 लोग एडजस्ट होंगे, लेकिन होगा एडजस्ट। क्या सिंधु साहब, जो जावेद साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार राहुल गांधी का फोन गया या राहुल गांधी ने तीनों लोगों को बुला के बात करी, तो क्या कांग्रेस एक टीम कांग्रेस की तरह काम कर सकती? क्या एक टीम वर्क दिख सकता है? या कांग्रेस में जो बिखराव है हरियाणा में, इसको एकजुट करना, एक छतरी के नीचे लाना बहुत मुश्किल है? दीपक जी, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो बड़ी पार्टियां होती हैं और किसी भी प्रदेश में उस पार्टी में जितने अलग अलग क्षेत्र हैं वहां के अलग अलग प्रभाव अलग अलग नेताओं के रहते हैं। तो ये इसको जिस तरह से विपक्ष इसको गुटबाजी बोल रहा है, फूट बोल रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। हरियाणा में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं इनमें प्रतिस्पर्धा तो मानी जा सकती, लेकिन ये गुटबाजी या ऐसी कोई बात नहीं मुझे दिखाई देती, क्योंकि इसका प्रमाण 2019 के चुनाव में मिल चुका है, जब भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव, सभी लोग एक ही बस में सवार होके आगे बढ़े थे। और आज जो स्थिति है वो राहुल गांधी की इतनी सशक्त स्थिति है कि वो एक इशारा करेंगे तो हरियाणा की कांग्रेस में जितने भी नेता हैं उनको उनकी बात को बिल्कुल धार्मिक रूप से मानना पड़ेगा। लखेड़ा साहब, हरियाणा छोड़ते हैं, महाराष्ट्र की बात छोड़ते हैं, झारखंड की बात छोड़ते हैं, ये बताइए कि अगर मोदी के हाथ से, जिस तरह की जावेद भाई को मैंने सुना और ग्राउंड जीरो से मैंने सिंधु साहब को सुना कि बीजेपी की हालत पतली है, और जम्मू कश्मीर तो खैर जाने दीजिए, हरियाणा की हम देखते हैं, अगर हरियाणा में बीजेपी हार जाती, जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में भी पड़ेगा और झारखंड में भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मोदी की जो लीडरशिप है बैसाखियों पर, मोदी भी प्रेशर में आएंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ब्रांड था, ब्रांड मोदी, वो ब्रांड मोदी एक तरह से डिफेस हो गया है, और अब उसमें जो वोट पाने की, प्राप्त करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। और हार का जो कारवां है, देखिए लोकसभा चुनाव में लोगों को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इस देश में। वो तो देखिए कुछ राज्यों में, स्टेट्स में जो सामाजिक, जो सोशल ग्रुप्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जो पताका था, जो गुब्बारा था, उसकी हवा निकाल दी सुई लगा के। उसके बाद लोगों को पता लगा, अरे यार, अगर हम भी कर सकते थे ऐसा तो ये जो वोटर्स में जो पछतावा है देश के कई राज्यों में, तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि देखिए ये मोदी को चुनने के लिए तो इलेक्शन हो नहीं रहा है, लेकिन मोदी के नाम पर हो रहा है। और अब लोगों में इतनी समझ जरूर कायम होगी कि भाई साहब, मुख्यमंत्री मोदी ने तो बनना नहीं है। आपकी जो गवर्नेंस है हरियाणा में, जो आपकी 10 साल की जो गवर्नेंस है, उसका नतीजा है कि हरियाणा फिनिश हो गया। हरियाणा में जो आज अराजकता का जो माहौल है और जो अफरा तफरी मची है, क्यों मची? उसका जो है पूरा बीजेपी का किया धरा है। तो मेरा जो आपका सवाल का जवाब ये है कि हार का जो कारवां है, पराजय का जो कारवां है, जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ, अब उसका राज्यों में जाने का कारवां शुरू हो गया है। आखिरी सवाल है मेरा, और समय एकदम है, तो लास्ट ही क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन मैं जावेद साहब से करूंगा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। जावेद साहब, अगर मोदी जी में वो जो विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है, वो मोदी मैजिक जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, वो जो जादू है वो उतर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको हरियाणा में क्या लगता है? क्योंकि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, मैं बतौर पत्रकार जानता हूं, लेकिन हरियाणा के बाहर और हरियाणा के भीतर बहुत से लोग नहीं जानते नायब सिंह सैनी को।
तो चुनाव जिताने की क्षमता सिर्फ मोदी पर है। मोदी के नाम पर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी बड़ी मुश्किल से बनारस में अपने क्षेत्र में जीत पाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए वो जो एक वोट कैप्चर करने वाला एक यूफोरिया होता था, एक तूफान चलता था, वो अब नहीं है? अब उस तरह की बयार नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, पिछले मोदी ने सरकार तो बना ली हो, लेकिन जून 4 के परिणाम जो हैं उनका, उन्होंने एक चीज तो सिद्ध कर दी है कि ये इनविंसिबल नहीं है। इनकी जो मिथ थी ना कि अरे मोदी को कौन हराएगा, वो नहीं। जब मोदी, जो अब अक्सर ये होता था कि लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि मोदी खुद टिकट पे थे, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जाती थी और विधानसभा में कई जगहों पे हारती थी। और मोदी जी, जब मोदी खुद टिकट पे थे, उनकी प्रचंड बहुमत नहीं, अपने आप में बहुमत नहीं आई, तो जब वो टिकट पे नहीं है तब क्या आएगी? यस, अब ये राजनीतिक सत्य हो गए हैं कि बीजेपी और मोदी जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। और अगर ये चारों स्टेट में नवंबर में जब स्कोर 3-1 रहेगा, तब ये और तेजी से बिखराव होगा और इसका असर सेंटर की राजनीति में भी पड़ेगा। एक लाइन में जवाब, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, एक लाइन में जवाब मैं चाहूंगा सिंधु साहब, ये बताइए कि जो खट्टर साहब थे, खट्टर साहब को तो कुछ लोग जानते थे, खट्टर साहब से ये जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब बेटर है या खट्टर साहब से भी, बदतर तो नहीं कहूंगा लेकिन खट्टर साहब के भी नीचे हैं? देखिए, अब हरियाणा की जनता के लिए बेटर चॉइस कांग्रेस से ही आएगी। अभी तक तो जो इनको मौका मिला था वही था और उसमें ये कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं खट्टर भी और नायब सिंह सैनी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अब जनता कुछ और सोच रही है हरियाणा में। एक बड़ी बात जो निकल के आज प्रोग्राम में दोस्तों आ रही है, और दो वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट हैं, जावेद साहब ने एक इशारा किया कि जो मुल्क, जो देश वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करता हो, सारे देश में इलेक्शन एक साथ हो, वो 4 राज्यों में इलेक्शन एक बार में नहीं करा रहा, अलग अलग करा रहा। और उसके पीछे वजह है जो हमारे पैनलिस्ट ने बताई कि वजह यह है कि सारे चारों राज्यों में, झारखंड में, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अगर चारों राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे, उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। एक एक करके होंगे तो मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक स्थिति है, जमीनी स्थिति है इस वक्त देश की राजनीति की। लखीरा साहब आप आए और सिंधु साहब आप हिसार से जुड़े सीधे ग्राउंड जीरो से। जावेद साहब, कई दिन के बाद आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में और आपके दर्शन हुए, इसी बहाने हम लोग रूबरू हुए और आपने जो बातें रखी, एक चीज तो जाहिर है कि बाल आपके यूं ही नहीं पके, बहुत कुछ आपने इस देश में बरसों से इलेक्शन को कवर करते करते समझा है और वही आज आप बता रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर।